वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ भौकाल मचाने के लिए हैं तीन कलाकार, मोहित रैना, प्रदीप नागर और विदिता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मोहित, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। आपने भौचक्का कर दिया है पूरी इंडस्ट्री को और आपके फैंस को। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो और सबसे बड़ी बात है कि जिस इंसान का आप किरदार निभा रहे हैं वो अभी एडीजी के तौर पे प्रमोट हुए हैं, नवनीत सिकैरा, अभी हाल ही 2-3 दिन पहले। तो किस अब भौकाल 1 जो है वो वैसे ही भौकाल मचा चुका है। अब भौकाल 2 में क्या नया होने वाला है, क्या खास बात? वेल, इस बार डेफिनेटली पहले वाले की सक्सेस के बाद एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। सो इस बार पूरी टीम ने डिसाइड किया कि कैसे हम इसे एक स्टेप ऊपर ले जा सके। और मैं अभी भी किसी से बात कर रहा था, मैं बता रहा था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है जब किसी ऐसे इंसान की कहानी बता रहे होते हैं जो इन सर्विस हो और वो अभी भी इतने हाई पोजीशन पर हैं, जैसा कि आपने कहा वो अभी 2 दिनों पहले ही प्रमोट हुए हैं। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज आप एक इंसान की पूरी जिंदगी को लोगों के सामने ला रहे हैं और किस तरीके से ला रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश तक ही ये सीमित नहीं है जो लोगों का उनके तरफ प्यार है। जिन लोगों को उनके बारे में पता है वो बहुत अलग अलग जगहों पर भी उनसे उनके काम को लेकर, किस तरह उन्होंने 90s में क्राइम को इरेडिकेट किया, उसको लेकर बहुत उत्सुक हैं और बहुत लोग जानना चाहते हैं। सो इस बार जो सेकेंड सीजन में पूरी टीम ने डिसाइड किया कि हमें एक सोच पे काम करना चाहिए, एक थॉट होना चाहिए कि कैसे बुराई जो है वो कितना भी भौकाल मचा दे, कितना भी आतंक फैला दे, जो एंड होता है, एंड में जीत सच्चाई की ही होती है। मुझे याद है कि पहले सीजन में जब जो हमारे एंटागनिस्ट थे शौकीन, वो कहते हैं कि तुम लोग शौकीन को मार दोगे लेकिन शौकीन की जो सोच है वो हमेशा जिंदा रहेगी, तुम उस सोच को कभी मार नहीं सकते। तो इस बार जो 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 एक एक एफर्ट था पूरी टीम का और राइटर्स का और डायरेक्टर का, हर किसी इंसान का था कि कैसे हम उस सोच पे काम करें। सो वो बहुत छोटी छोटी न्यूआंस चीजें हैं जिसे आप जब लोग सीरीज देखेंगे तब समझेंगे कि कैसे उसकी कलर टोनिंग पर काम किया गया, कैसे हर किरदार के ऊपर काम किया गया। कैसे नवीन सिकेरा जो है वो अपने पहले वो बहुत ज्यादा फर्स्ट सीजन में उन्हें काफी इम्पल्सिव भी दिखाया गया, बट अभी काफी उनका इम्पल्स अंडर कंट्रोल है। ही हैज रियलाइज्ड दैट ही आल्सो नीड्स टू वर्क अराउंड द थॉट। सो ये काफी सारे एस्पेक्ट हैं जिन पर पूरी टीम ने मिलकर काम किया है। और आई जस्ट होप कि वो आने वाले दिनों में लोगों को वो चीज पसंद आए जब द सीरीज जब बाहर आएगी 20 जनवरी को। निश्चित तौर पर बहुत ही कमाल की सीरीज बनने वाली है, क्योंकि सोच से ज्यादा स्क्रीन प्ले पे ज्यादा भरोसा करने वाली इंडस्ट्री है हम लोगों की, और पहली बार हम बात कर रहे हैं कि सोच पे काम हो रहा है। विदिता, आप नाज का किरदार निभा रही, नाज में अब क्या बदलाव है, क्या खासियत है इस कैरेक्टर की इस बार? फर्स्ट सीजन में हमने देखा है कि नाज एक बहुत ग्लैमरस दिखाया गया है नाज को, और वो शौकीन के साथ हमेशा रहती है साये की तरह। शौकीन के उसका जो है, शौकीन जो भी डिसीजन लेता है उसका काम था सबसे वो डिसीजन फॉलो करवाना, यहां तक हमने देखा है। बट ये नहीं समझ पाते कि ये शौकीन के साथ क्यों है, क्योंकि ना ये शौकीन की बीवी है, ना उसे उस तरीके से सम्मान या दर्जा मिल रहा है, पर क्यों है शौकीन के साथ। तो सेकंड सीजन में कुछ चीजें क्लियर होता है कि इसके जो हिडन क्वालिटीज है नाज के, वो सामने आता है। शौकीन के डेथ के बाद उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। ये शौकीन के पूरे गैंग को वो संभालने लगती है, शौकीन के परिवार को वो संभालती है। उसमें जो मदरली क्वालिटीज है, जो नर्चरिंग क्वालिटीज है, वो खिल के बाहर आता है। और ये है कि इससे पता चलता है कि वो हुसैनपुर को कितना प्यार करती है। वो
वो शौकीन से कितना प्यार करती थी, ताकि शौकीन के मरने के बाद भी वो शौकीन का जो नाम जिंदा रख रही है। खौफ है, डर है, या जो भी है, वो बरकरार रखे, क्योंकि उसके लिए शौकीन भगवान ही था, है ना। भले लोगों के लिए शौकीन हो सकता है कि एक गैंगस्टर हो, बट उसके लिए शौकीन भगवान था। और वो शौकीन के मौत का बदला लेने के लिए वो जो राइवल गैंग है, डेढ़ा, चिंटू डेढ़ा, पिंटू डेढ़ा, उनसे भी जाके मिलती है। तो ये सब चीजें हैं जो उसका माइंड गेम है, वो उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो सब चीजें दिखाया गया है। तो जो बोल रहे थे कि इस पे, इनके सोच पे, हर कैरेक्टर के सोच पे बहुत काम किया गया है इस बार, मोहित जी ने जो बताया। विदिता, मतलब आप एक बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं, बहुत बारीक काम करती हैं। सो क्या खासियत इस कैरेक्टर को बनाने में आपने लगाई कि वो इस बार अलग हो जाए? एज एन एक्टर, व्हाट वाज योर एफर्ट? हाँ, जैसे फर्स्ट सीजन में मुझे बस ग्लैमरस दिखना था और शौकीन के इर्द गिर्द घूमना था स्टाइल मार के। बट इस बार जो है, उसके साइकी पे, उसके थिंकिंग पे ज्यादा मुझे काम करना पड़ा। हाँ, काफी वेट पुट ऑन करना पड़ा मुझे, 6-7 किलोज, 8 किलोज टू बी प्रिसाइज। और वो मेंटेन भी करके रखना पड़ा पूरे कोविड के दौरान। अरे बाप रे! ये एक्ट्रेस के लिए मुश्किल काम है। हाँ, हाँ, हाँ। पर जो है, उसके थिंकिंग पे बहुत काम करना पड़ा, क्योंकि नाज जो कैरेक्टर है वो मुझसे काफी बड़ी है। और जहां किसी के फैमिली में डेथ हो जाती है, या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, तो ये सब जो सोच है ना, वो मुझे सोचते रहना पड़ा थ्रू आउट, कि नाज़नीन के साथ क्या हुआ होगा, क्यों वो ऐसे हो गई, या अभी उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि वो पूरे गैंग में वो अकेली लड़की है देखा जाए तो। और लड़की होके भी उसके और भी इर्द गिर्द बहुत लोग हैं जो उसे नीचे खींच के उतारने की कोशिश करते हैं, बट वो इतनी हेड स्ट्रांग है, सबको कंट्रोल करती है। तो वो एक बहुत अलग सा स्ट्रेंथ चाहिए। पता है कि लड़कियों में थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है शायद लड़कों के हिसाब से, जैसे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते लड़कियों का स्ट्रेंथ और लड़कों का स्ट्रेंथ, बट मेंटली वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये सोच पे काम करना पड़ा। तो मतलब इतनी ग्लैमरस दुश्मन हो डेढ़ा साल, तो फिर तो वैसे ही बड़ा मुश्किल मामला तो बचता नहीं है। करेक्ट है सर, करेक्ट है जी। तो क्या कहेंगे, मतलब जीत, एक डेढ़ा का कैरेक्टर जो है वो अपने आप में एक, मतलब जिसको हम रियलिस्टिक कैरेक्टर नहीं कहेंगे, वो जिस तरह का क्रूएल इंसान है, वो बहुत ही जी अजीबोगरीब आदमी है। क्या कहेंगे इस किरदार के बारे में? सर, अभी तक निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। शूट ओवर हुए भी 3-4 महीने हो चुके हैं। सो मैं बड़ा एक अलग किस्म का बड़ा सॉफ्ट और कवि हृदय वाला आदमी हूँ, थिएटर से हूँ। सो ये इतना खतरनाक, मतलब सेम टाइम बहुत बहुत सारे रंग इस किरदार के अंदर है कि ये सेम टाइम पे रोमांस भी करता है, ये अपने भाई से मोहब्बत है, परिवार को सेव करना चाहता है, सेम टाइम पे अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है पूरे मुजफ्फरनगर में, चाहे उसके सामने कोई भी आए। तो इस बार जो भौकाल का भौकाल है, वो हम सब लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश करी है, जिसको मोहित भाई खत्म करेंगे आके। सो उसको देखते हैं कैसे ताना बाना पुलिस चोर की जो चीजें हैं आगे पीछे रही है चेजिंग। सो कोशिश करी है कि वो खौफनाक, वो सारी चीजें के भौकाल के साथ भूचाल कैसे लेके आऊं। तो शायद आपको वो 20 तारीख को एमएक्स प्लेयर पे देखने के लिए मिलेगा सर। कोशिश मोहित, की है। मोहित आपसे ही जानना चाहूंगा कि हालांकि आपके स्टोरी का, किरदार का स्टोरी लाइन बड़ा क्लियर है और सारी चीजें हमारे सामने है, लेकिन एज एन एक्टर हम जब बैक स्टोरी की बात करते हैं, इज इट रियली हेल्पफुल फॉर एन एक्टर? यस 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 यस, बहुत बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो आप किरदार क्या होता है। अगर मैं मोहित हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक इंसान का किरदार निभा रहा हूँ, सो उस किरदार को समझने के लिए सबसे पहले आपको उसके माइंड को समझना पड़ता है। उसके माइंड को समझने के लिए कि वो ऑपरेट कैसे करता है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे एक चाय का कप उठाएगा, यू नो इट कम्स फ्रॉम हिज माइंड। उसका माइंड कैसे नरिश हुआ है सिंस द टाइम ही वाज बोर्न, यू नो। तो कैसे
उस दिन से लेके आज तक 25 साल की उस इंसान की जर्नी को समझने के लिए आपको उसके पास्ट में जाना ही पड़ता है, बिकॉज एज ह्यूमन बींग्स, एज इंडिविजुअल्स, व्हाट आर वी आर द प्रोडक्ट ऑफ और पास्ट, हम आज जैसे भी होते हैं हम अपने पास्ट का प्रोडक्ट होते हैं, किसी का बचपन बहुत अच्छे से नाज से बहुत ही पलकों पे हुआ हुआ होता है, तो वो वैसे ही उनकी एजुकेशन कहीं यूएस में होगी, कहीं स्कूलिंग उनकी इंग्लिश मीडियम स्कूल में होगी, तो वो जॉब फिर एक आईआईटी में करेंगे, वैसे वो निकल के आते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी इंसान की हालत ऐसे हो कि उसकी पैदाइश एक छोटे से गांव में एक खेत में हुई हो, फिर उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना उसकी सोसाइटी को उसको फाइट करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, कितने उसके कठिन रास्ते होते हैं, सो ऑल दीज एस्पेक्ट एज एन एक्टर दे ऑलवेज हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, कि कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ, जैसे हमें एक्टिंग में जो बताया जाता है हाउ, व्हेन, व्हाई, ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी होती है। तो वैसे ही एक किरदार को समझने के लिए और एक्टिंग में आपको हेल्प करे वो चीज, तो उसके पास्ट में जाना बहुत जरूरी होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप ऑन स्क्रीन उसका पास्ट दिखा भी रहे हैं या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप शायद उसके पास्ट में नहीं जा रहे हो, बट एज एन एक्टर जो होता है, एक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जानना कि यार चलो आप मुझे बता ही दो, चाहे आप दिखाने वाले नहीं हो, ये इंसान पैदा कहाँ हुआ है, वो भी डायरेक्टर के ऊपर वो बोल देता, देखिए भाई आप जलंधर लेना चाहें आप जलंधर ले सकते हैं, आप अगर दिल्ली लेना चाहें आप दिल्ली ले सकते हैं। वो एक एक्टर का दिमाग होता है जो सोचता है कि अच्छा ये अगर इंसान दिल्ली में पैदा हुआ होगा तो ये इसका तलफ़ुज़ कैसा होगा, इसकी अपब्रिंगिंग कैसी होगी, सो एज एन एक्टर आपकी जो खोज होती है वो भी ईजी हो जाती है जब आप उसके किसी भी चीज के पास्ट में जाते हैं। सही बात। सो आपकी नवनीत सर से मुलाकात हुई? जी, बिल्कुल, बिल्कुल मेरी उनसे मुलाकात बहुत हुई। इट्स वेरी ग्रेशियस ऑफ हिम, उन्होंने मुझे लखनऊ भी घुमाया, उन्होंने मुझे अपने अपने पूरे परिवार से मिलाया। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिज फैमिली। He was very close to his father, but last year he lost his father as well. सो वो बहुत ही नर्म दिल इंसान है, वो आप सोचिए कि ऐसा इंसान जो एक फार्मर के घर में पैदा हुआ हो, उसे आईआईटी की पढ़ाई की, उसका आईआईटी में सिलेक्शन हुई और उसके बाद उसकी आईएएस में सिलेक्शन हुई, लेकिन उसने चूज आईपीएस किया। उन्होंने वो सारी लग्जरी, सारे सब चीजें छोड़ के he decided to be an IPS officer because he wanted to serve his people. So I guess वो कहीं पे obviously उनके उस औहदे को, उनके पर्सनालिटी को, उनको वो दिखलाता है, ऐसे बहुत सारी I was lucky enough to meet him and spend time with him. मेरे को ऐसे बहुत मौके मिले जब मैं उनको प्रोफेशनली देखता था कि वो एक बार तो रैंडमली मेरे साथ एक पुलिस स्टेशन में घुस गए, चलो आ जाओ मैं तुमको भी आज दिखाता हूँ लखनऊ में कैसे यहाँ होता है। सो रैंडमली में गए तो मैंने देखा कि लोग कैसे उनके बारे में सोचते हैं, कैसा लोगों का हाव भाव बदल जाता है उनके आसपास। एंड सेम जब वो घर में अपने बेटा बेटी के साथ, अपने परिवार के साथ होते हैं, he's a normal person, वो अपने बेटे को बोलते रहते हैं चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, सो टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन कि यार ये इंसान एक बहुत ही नॉर्मल इंसान है, एक आम आदमी है जो अपने बेटे को बोलता है कि भाई तुम्हारा जो पॉकेट मनी है वो तुम क्रॉस करते जा रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। और वो उसे मना करते हैं कि भाई तुम चॉकलेट मत खाओ, और लेकिन जब वो काम कर रहे हैं तब वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं एंड ही इज इरेडिकेटिंग क्राइम एट दैट लेवल। सो हमारे लिए बोलना, हमारे लिए देखना, हमारे लिए पढ़ना ये बहुत आसान होता है, बट जो इंसान उस चीज से गुजर रहा हो और उसने वो प्यार देखा हो, आई थिंक इट्स एन ऑनर टू बी इन हिज शूज। मतलब जो हमारी कई सारी फिल्मों में डायलॉग्स है कि ये वर्दी पहनी है इसलिए इतना रौबदारी कर रहे हो, तो वर्दी का असर होता है वाकई। हाँ, बिल्कुल होता है। इतना मैंने जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे उनकी टीम ने एक फाइल दी थी जिसमें उनकी जर्नी के बारे में काफी छोटे स्निपेट्स और काफी सारी चीजें लिखी हुई थी। तो वो एक ऐसा मौका आया था जब उन्हें वो मुजफ्फरनगर छोड़ के जा रहे थे और जो वहाँ की जनता थी वो उनसे इतना प्यार करती थी, वो स्टेशन चले गए थे और उन्होंने वहाँ सबने उनके ऊपर लिटरल फूलों की बरसात की थी और उन्हें अपने कंधे पे उठा लिया था।
यू नो कि आपने हमें इतना कुछ दिया है दैट हम चुका नहीं सकते। आप इमेजिन नहीं कर सकते एक शहर के लिए, एक पुलिस वाले के लिए इतना प्यार होना। तो कहीं उस इंसान ने कुछ ऐसा किया होगा कि उसने उनके दिल को छू लिया, यू नो। सो आई थिंक आई थिंक दैट इट रियली स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दैट पर्सन एंड हिज पर्सनालिटी, एंड उनकी सोच कैसी है, उनका दिल कैसा है। सो आई गेस I'm really lucky, I think. विदिता, मतलब अनलाइकली अभी तक आपने जितने रोल किए हैं एक अलग फ्लेवर के रहे हैं, ये भोकाल 2 में जो होने वाला है वो एक अलग ही डायमेंशन का है। तो उसके लिए थॉट प्रोसेस एक्टर का क्या रहा उसको चेंज करने का, उस किरदार को और निखार के लाने का? वही मोहित जी ने जैसे कहा कि हर कैरेक्टर के पीछे उसके थॉट प्रोसेस को जानना होता है। जब हम लोग कोई बायोपिक करते हैं तो उसमें तो पूरा सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है, पता होता है कि इस साल में इस कैरेक्टर ने ये किया, उस साल में ये किया। बट नाज़नीन के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। नाज़नीन जैसे ही शायद कोई रह चुके हो, बट ये नाज नाम दिया गया है। और नाज़नीन से हम मिले नहीं है। ये जो रिसर्च है ये हमारे जो पैनल ऑफ राइटर्स उन लोगों ने किया था। तो उन्होंने हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया था, बट उसे पर्दे में उतारना उतना आसान नहीं था, क्योंकि पहले तो लिखा गया चीजें, डायलॉग्स लिखे गए, कैरेक्टराइजेशन किया गया, फिर कॉस्ट्यूम सिलवाए गए, ठीक है, मेकअप हो गया, बट उसके बाद क्या है ना। ठीक है, नाज़नीन का लैंग्वेज, ठीक है, वो मुजफ्फरनगर से आती है, वो उर्दू भी बोलेगी, वो ठेठ बोली भी बोलेगी, ये सब सोच लिया हमने। बट नाज़नीन का जो साइकी है वो क्या है, नाज़नीन का बैकग्राउंड क्या है, वो भी पता नहीं चल रहा है। इतना पता चल रहा है कि नाज़नीन पढ़ी लिखी है, बट पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो कोई दूसरा नौकरी कर सकती थी, बट ये शौकीन के साथ क्यों है। शौकीन इसे बीवी का दर्जा भी नहीं दे रहा है ना। ना रखेल है ना बीवी है, बीच का एक है। और इस वजह से जो शौकीन के जो गैंग मेंबर्स है वो भी मजाक उड़ाते हैं। ये डेढ़ा ब्रदर्स जो है वो भी मजाक उड़ाते हैं, जूठन कहते रहते हैं, सब नाज़नीन को इंसल्ट करते रहते हैं। शौकीन के डेथ के बाद वो अकेली पड़ जाती है। अब शौकीन के लिए उसका प्यार बहुत ज्यादा था। शौकीन मर गया तो वो चाहती तो मुजफ्फरनगर छोड़ के कहीं और चली जा सकती थी, क्योंकि सीजन 1 में देखते हैं कि उसे सारे पैसे मिल गए, फिर भी वो छोड़ के नहीं जाती मुजफ्फरनगर, उधर ही रहती है। तो क्यों ये सब वो कर रही है, किसके लिए कर रही है, क्यों? तो शौकीन के लिए कहीं ना कहीं उसका बहुत प्यार है। शायद जो इज्जत उसे बचपन में नहीं मिला हो, जो प्यार नहीं मिला हो, शायद शौकीन ने दिया है। वो प्यार की भूखी है। और एक औरत है, औरत चाहती है कि शादी हो, बीवी मतलब शादी हो, बच्चे हो, है ना, एक फैमिली हो। शायद वो कहीं ना कहीं शौकीन से ही मिला है। तो शौकीन के डेथ के बाद भी वो शौकीन को भूल नहीं पा रही है, और उस प्यार के वजह से वो इस तरीके से बंधी हुई है। वो क्या नहीं कर रही है, पूरे गैंग को कंट्रोल कर रही है, शौकीन के परिवार की ध्यान रख रही है, और पूरे मुजफ्फरनगर को संभाल रही है। तो ये सब समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था इनिशियली, क्योंकि नाज़नीन का जो एज है वो मुझसे काफी ज्यादा है। बट वही धीरे धीरे सोचते सोचते उस जगह पे मैं पहुंची, उस कंक्लूजन में मैं पहुंची कि नाज़नीन एक्चुअली कैसी होगी, उसका ग्राफ कैसा होगा। तो कई महीने लगे एक्चुअली सोचने में। चलिए, तो अब भोकाल टीम के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मैं प्रदीप से आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। प्रदीप, चलते चलते अपने दर्शकों को ये बताएं कि भोकाल 2 में ऐसी क्या बात होगी जिस्ट में कि जिसे दर्शक देखना चाहेंगे जो भोकाल 1 से अलग हो। भोकाल 1 से ज्यादा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये भोकाल 2 है, तो भोकाल 2 का मतलब ये डबल ही है हर चीज में। इसमें एंटरटेनमेंट डबल है, इसमें एक्शन डबल है, रोमांस डबल है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बार ऐसी भाषा का यूज हुआ है इसमें जो कि गुजरी भाषा है, जो यहाँ मुजफ्फरनगर की लोकल लैंग्वेज है, जो अब तक शायद बहुत कम सिनेमा में ना के बराबर किसी में देखी गई है। सो ये वर्ल्ड नया है जिसपे अभी तक कोई वेब सीरीज और कोई फिल्म नहीं बनी है। लोकेशन नहीं होगी, परफॉर्मेंस नहीं होगी।
आप जब सिनेमा देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप सिनेमा नहीं देख रहे, आप रियल वर्ल्ड में हैं और आप यहाँ पे आप इनके ही बीच में कहीं खड़े हुए हैं। सो बहुत सब चीजें ऑथेंटिक है, रियलिस्टिक अप्रोच रहेगा इस बार। क्या बात है। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि डबल भौकाल मचे और दर्शकों को बहुत पसंद आए। वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू।